नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें। खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष की स्टाफ नर्स अर्चना कुमारी की कोरोना से हुई मौत। मौत के बाद परिजन व स्टाफ ने जमकर काटा बवाल। मधुबनी जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए बरत रही है बेहद सख्ती। एसडीओ व डीएसपी ने 4 बजे संध्या बाजारों को कराया बंद। दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन की दी सख्त हिदायत। फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में पत्रकारों को भी लगेगा कोविड-19 का टीका। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जारी किया निर्देश। कोविड को लेकर जयनगर अनुमंडल प्रशासन बेहद सख्त। सामग्री की कीमत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए एसडीओ बेबी कुमारी ने दल बल के साथ किराना दुकानों की जांच। लदनिया पीएनबी बैंक में खाता धारकों की भीड़ से कोरोना का बढ़ रहा खतरा। कतार में लगे लोग कोरोना गाइडलाइन से पूरी तरह बेखबर। सारघाट थाना की पुलिस ने पकरसाम गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। जयनगर के थाना टोला मस्जिद के इमाम मौलाना समीम अहमद ने पवित्र महीने रमजान व रोजा को लेकर की खास बातचीत। 8 माह पहले मधवापुर के उत्तरा चौक पर सड़क निर्माण का साइन बोर्ड लगाए जाने के बाद भी आज तक नहीं शुरू हो सका निर्माण कार्य। अंद्राठारी प्रखंड का मरुखिया गांव सूबे के सरकार के सभी दावों का कर रहा पोल खोल। आजादी के 72 वर्ष बाद भी गांव की मुख्य सड़क के बदहाली पर बहा रही है आंसू। मधवापुर में औरा से हनुमान नगर को जोड़ने के लिए सरकारी राशि निकासी के 6 माह बाद भी नहीं बनी सड़क। मनरेगा योजना के लिए ग्रामीणों ने अनियमितता को लेकर जताई नाराजगी। और कोरोना वैश्विक महामारी में आपदा से निपटने के लिए पंडित पंकज झा शास्त्री ने रखे कई उपाय। खबरें अब विस्तार से। कोरोना की भयावह स्थिति के बीच मधुबनी सदर हॉस्पिटल के प्रसव कक्ष की स्टाफ जीएनएम अर्चना कुमारी की मंगलवार की सुबह कोरोना से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजनों व स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। उनका कहना था कि जीएनएम अर्चना की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। उसके बाद आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने घंटों कार्य को पूरी तरह ठप कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे सिविल सर्जन व सदर एसडीओ अभिषेक रंजन ने आक्रोशित परिजनों व स्वास्थ्य कर्मियों को समझाया बुझाया। साथ ही उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगे पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना काल में काम करने को लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया गया था, लेकिन बंदर बाट कर लेने की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों तक वह वेतन पहुंच नहीं पाया है। हालांकि एसडीओ ने संज्ञान लेते हुए इस बात की तलब निकाली है और जल्द ही सभी को पूरा करने का आश्वासन दिया है। एसडीओ के आश्वासन के बाद सदर अस्पताल परिसर की स्थिति सामान्य हुई। मधुबनी सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष की स्टाफ नर्स अर्चना कुमारी की कोरोना से मौत के बाद स्टाफ नर्स व परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजन व अस्पताल के नर्स ने आरोप लगाया कि स्टाफ नर्स अर्चना की मौत ऑक्सीजन के अभाव में हो गई है। गौरतलब है कि वह गर्भवती भी थी और एक साथ 2 लोगों की जान चला रही थी। सदर अस्पताल में सुबह 7 बजे से ही अस्पताल के नर्स व परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का कहना था कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में सभी स्टाफ का 1 महीने का वेतन एक्स्ट्रा दिया गया था, मगर अस्पताल के कुछ कर्मियों के द्वारा इसका बेनिफिट ले लिया गया और बाकी इन लोगों को उसी तरह छोड़ दिया गया। इस तरह अन्य कई मांगों को लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा
सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन भी मौके पर पहुंचे। एसडीओ अभिषेक रंजन व सिविल सर्जन ने इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि उनकी जो भी जायज मांगे हैं सभी पूरी की जाएगी। सदर एसडीओ अभिषेक रंजन ने अविलंब जिन कर्मियों का 1 माह का अतिरिक्त वेतन नहीं मिला है उनकी सूची तलब की है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि वे शीघ्र इस अतिरिक्त वेतन का लाभ इन कर्मियों को दिलाएंगे। वहीं गुस्साए चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने घंटों चिकित्सा सेवा को ठप कर दिया। नालंदा जिला की रहने वाली जीएनएम अर्चना 7 माह की गर्भवती थी। उसे ड्यूटी के दौरान ही कोरोना हो गया था। स्थिति खराब रहने के कारण डीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर व बेड नहीं मिलने के कारण उसकी सुबह मौत हो गई। हालांकि चिकित्सकों व नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर सीएस ने कोविड केयर सेंटर व हॉस्पिटलों में समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने, पानी व ग्लव्स, कोरोना काल की ड्यूटी भत्ता की मांग पूरा करने के बाद आश्वासन के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मी काम पर वापस लौटे। मैं हिलसा थाना का हूँ। इन लोग को यहाँ पे हर दिन गिरा कर ड्यूटी लिया जाता है। कभी कोई चीज हक मांगा जाता है तो उनको कहा जाता है कभी रामपट्टी भेज देंगे, कभी यहाँ भेज देंगे, कभी वहाँ तड़पा देंगे, कभी रोड पे भेज देंगे। इन लोग को जीएनएम नहीं माना जाता है, स्टाफ माना नहीं जाता है। नीतीश सरकार जो प्रोत्साहन राशि दिया इन लोग को मनोबल के लिए, वो आधा कुर्सी पर बैठने वाले लोग ले लिए हैं और सब स्टाफ जो मेन ड्यूटी करती है उसको नहीं मिला है। घटना क्या हुई है? घटना तो आज सुबह में हुई है। हमको जानकारी हुआ, हम डेरा सो रहे थे तो अभी जानकारी हुआ है तो हम लोग आए। हम न उसके संबंधी, लेकिन हाँ नालंदा जिला के हूँ, उसके नाते मैं यहाँ क्या हुआ है घटना मालूम हुआ कि ऑक्सीजन न रहने के कारण यहाँ पे मृत्यु हुआ। लेकिन अब तो उन लोग मृत्यु हुआ? ये क्या अर्चना कुमारी नाम है, जीएनएम स्टाफ है यहाँ का, लेबर रूम में खड़ती थी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय हुआ। कोई भी बीमार हो, ऐसा नहीं बीमार हो गया तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाए, डॉक्टर बीमार हो गया तो वेंटिलेटर पे रखा जाए, नर्स बीमार हो गया तो होगा आइसोलेशन। ये नहीं, हर एक के लिए 15 to 15 to 20 बेड होना चाहिए विद वेंटिलेटर, डॉक्टर और वेंटिलेटर करने के लिए स्टाफ भी, सारे सिस्टम अपडेट रहना चाहिए। सिर्फ दवाई मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो वहाँ डॉक्टर्स रहेंगे, जो एमओ इंचार्ज रहेंगे, उन्हीं के अंडर में रहना है, जो इमरजेंसी कंडीशन को वो टेकअप कर सके, ना कि इसको पूछे उसको पूछे, उनसे परमिशन ले। करते करते पता चला कि पेशेंट का डेथ हो गया। और ऑक्सीजन हमेशा के लिए पेशेंट के लिए तो होना जरूरी है, लेकिन हमारे डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक सभी के लिए रिजर्व में रखा जाना जरूरी है। अगर आज मान कोई काल के काल में समाज जाते हैं तो उन लोगों का कहना है कि वहाँ रामपट्टी में पाँच रूम हम लोग के लिए सुरक्षित रहे जहाँ पर हमारा इलाज हो। तो 5 के आगे हमारा तो आधा भी वार्ड नहीं खड़ा हुआ है। और उसके अलावा भी मैंने प्रबंधन को कर दिया है और आज ही लेटर निकल जाएगा कि कुछ जुडिशरी के लिए, कुछ हेल्थ के लिए रिजर्व किया जाएगा। परंतु सबसे दूसरा बात है कि हम लोग होम आइसोलेशन को बढ़ावा देने से कि कुछ ये सब तरह का मतलब ज़्यादा ये सब हो रहा है। निकलते लोगों को ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा है, तब तक देर हो गई। एनीवे, क्योंकि इतनी से बात हुई, सारी मांगे उन लोगों की चिकित्सा से संबंधित सारी मांगे उनको हम लोग कर ही रहे और भी तो करेंगे। एक मुख्य मांग थी प्रोत्साहन राशि पिछले साल का, ये मामला है जो साल बीते मामला डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्थानीय प्रशासन कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए बेहद सख्त व सक्रिय नजर आ रही है। इसी बीच संध्या 4 बजते ही डीएसपी, एसडीओ व पुलिस बल शहर के सड़कों पर उतर जाते हैं और दुकानों को बंद कराते हैं। इसी क्रम में स्थानीय प्रशासन के द्वारा जिले भर में भ्रमण कर दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही दुकान वालों को सख्त हिदायत दी गई कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। जो भी व्यक्ति या दुकानदार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उन पर सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचना और बचाना हम सभी का अभी पहला कर्तव्य है।
कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए रविवार को सदर एसडीओ अभिषेक रंजन, डीएसपी सदर कामिनी बाला, थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अमित कुमार सहित भारी संख्या पुलिस बल शहर के विभिन्न बाजारों में घूमकर दुकानों को बंद कराया। अनुमंडल स्तर के वरीय पदाधिकारी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक, लहरियागंज, शंकर चौक, स्टेशन रोड, गिलेसन बाजार, पोस्ट ऑफिस रोड, बसवारा, सिंगानिया चौक, आरके कॉलेज रोड सहित अन्य चौक चौराहों पर जाकर खुले हुए दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दुकानों को बंद कराया। सदर एसडीओ ने बताया कि 4 बजे संध्या दुकान बंद करने का समय जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में छोटे बड़े सभी दुकानों को बंद करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में लगभग 1 दर्जन दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन प्रत्येक आदमी को करना होगा। दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क लगाना व सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। एसडीपीओ कामिनी बाला ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस अवधि में प्रत्येक लोगों को घर में रहना होगा। घर से बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बगैर उचित कारण के घर से निकलने वालों पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वैश्विक महामारी कोरोना में हर कोई एक योद्धा के रूप में सामने आ रहा है। डॉक्टर, नर्स, पुलिस से लेकर पत्रकार तक अपने जान पर खेलकर एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी बीच राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने निर्देश जारी करते हुए यह कहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पत्रकारों को भी शामिल किया जाएगा और उन्हें भी कोविड-19 का टीकाकरण दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर फ्रंट लाइन वर्करों को सबसे पहले टीका दिया जा रहा है, जिसमें अब पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में हर कोई एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रहा है। इस संक्रमण के खिलाफ चिकित्सक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी के साथ साथ मधुबनी जिले के पत्रकार भी योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में पत्रकारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति चिंतित स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। इसको लेकर पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में शामिल कर कोविड-19 का टीकाकरण किए जाने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक्रेडिटेड सभी पत्रकारों के साथ साथ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया के पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर उन्हें कोविड-19 का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। कार्यपालक निदेशक ने निर्देश दिया है कि जिला अंतर्गत ऐसे सभी चिन्हित पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 का टीका 2 डोज में पूरा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को दोनों डोज लेना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 का टीकाकरण कारगर हथियार साबित हो रहा है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के करीब 4 सप्ताह के बाद कोविड-19 के खिलाफ शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ऐसे में टीका लेने के बाद भी सावधानी बरतना अति आवश्यक है। पहला डोज लेने के बाद समय अंतराल पूरा होने पर दूसरा डोज भी अवश्य लें, तभी खुद को और परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोविड-19 का टीका लेने के लिए पत्रकारों को भी कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। टीकाकरण केंद्रों पर अपने और अपनों की भलाई के लिए सबसे दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। संकट की इस घड़ी में हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें, एक दूसरे के प्रति करुणा और दया का भाव रखें और जहां तक हो सके एक दूसरे की मदद करें। मास्क का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जब भी बाहर जाएं, दूसरों से मिले या किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के पास जाएं, 3 स्तरीय मास्क का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलने की स्थिति में शारीरिक दूरी कम से कम 2 गज का पालन अत्यंत जरूरी है तथा साबुन से कम 60 सेकेंड तक अपने हाथों को नियमित धोते रहे। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें और सभी पात्र लाभार्थी समय पर कोविड का टीका अवश्य लें।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन बेहद सख्ती बरतते हुए सक्रिय नजर आ रही है। इसी बीच शहरी क्षेत्रों के किराना दुकान में कोविड के तहत जमाखोरी व कालाबाजारी न करने को लेकर जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने पुलिस दल बल के साथ खुद किराना दुकानों में पहुंचकर दुकानों की जांच की। इस दौरान उन्होंने दुकान वालों को सख्त हिदायत दी कि अपराह्न 4 बजते ही दुकानों को बंद कर देना है। साथ ही दुकान पर आने वाले सभी व्यक्तियों के चेहरे पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग होना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि भीड़ बिल्कुल भी ना लगे। इसके लिए सामान की कीमतों की सूची बनाकर दुकान के बाहर दुकान वाले चिपका दे। इससे ना ही कालाबाजारी व जमाखोरी जैसी समस्या होगी, साथ ही लोग कोविड से भी बचे रहेंगे। कोविड को लेकर जयनगर अनुमंडल प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। महामारी में आम लोगों को खाने के लिए सामग्री के कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए एसडीओ बेबी कुमारी ने दल बल के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न किराना दुकानों स्वयं जांच करने पहुंची। एसडीओ के पहुंचने से बाजारों में किराना व्यवसायी में माने तो हड़कंप मच गया। एसडीओ ने बताया कि खाद्यान्न ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर मूल्य को निर्धारित किया। उन्होंने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सामग्री के दामों को निर्धारित करते हुए दुकानदारों को कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें दुकान पर भीड़ नहीं लगाने के मूल्य तालिका बाहर में लगाने की बात कही। एसडीओ ने सामाजिक दूरी व मास्क का इस्तेमाल कर ग्राहकों को सामान देने की बात कही। गौरतलब है कि कोविड को लेकर सरकार के नए गाइडलाइन पर स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित पंजाब नेशनल बैंक का आलम यह है कि अगर यह स्थिति बरकरार रही तो लदनिया प्रखंड में कोरोना विस्फोट होने से कोई रोक नहीं सकता है। बैंक में खाता धारकों की भीड़ आसमान को छू रही है और इनमें से किसी को भी कोविड गाइडलाइन की ना कोई खबर है, ना कोई परवाह। साथ ही बैंक कर्मी व बैंक के गार्ड भी एक तरह से मूक दर्शक बनकर रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई है जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहा है, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएनबी बैंक में खाता धारकों की भीड़ से कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा है। कतार में लगे लोग कोरोना गाइडलाइन से पूरी तरह बेखबर हैं। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
बैंक का कक्ष लोगों से खचाखच भरा रहता है। ऐसे में कोरोना के फैलने की संभावना बढ़ रही है। इस बाबत पूछे जाने पर बैंक के प्रभारी प्रबंधक रोहित कुमार ने बताया कि पुलिस बल के लिए थाने को कई बार लिखा गया है। अभी तक थाने की ओर से चौकीदारों को भी प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। उधर बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए बैंक प्रबंधक रोहित कुमार व थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा, बैंक समेत किसी तरह के सार्वजनिक स्थल पर लोगों को भीड़ लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इधर आम लोगों की माने तो बैंक में कर्मियों की कमी के कारण भीड़ लगती है। लोगों को भुगतान के लिए घंटों बैठना पड़ता है। लोगों ने बताया कि बैंक में लोगों की भीड़ को रोकने का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया जाता है। बैंक का गार्ड मूक दर्शक बनकर रह जाता है। गार्ड चाहे तो बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा बैंकों के द्वारा कराते हुए नहीं देखा जा रहा है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने पकड़साम गांव में कार्रवाई करते हुए नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराबी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को पकड़साम गांव से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। आरोपी का नाम सुरेश सदा है। उसका घर उसी गांव में है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि उसके नशे की मेडिकल जांच कराई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कार्रवाई के मौके पर सब इंस्पेक्टर टीपी सिंह के साथ सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। कोविड के इस मौत के मौसम और इस कड़ी धूप में भी मुसलमान कौम के लोग रोजा रख रहे हैं और इस रोजा के दरमियान वह एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं। मुल्क से कोरोना की मुक्ति के लिए अल्लाह से हर रोज दुआ कर रहे हैं। इसी बीच डेन न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत के दौरान जयनगर के थाना टोला स्थित मस्जिद के मौलाना समीम अहमद सबीरी ने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। अल्लाह ने हमारे बीच रोजा को भी फर्ज किया है। रोजा परहेजगारी का एक कीमती तोहफा अता किया है। ये बातें जयनगर थाना टोला स्थित मस्जिद के इमाम मौलाना शमीम अहमद सबीरी ने संवाददाता से खास बातचीत में कही। उन्होंने कहा, अल्लाह ने कुरान के सूरह बकरा में रोजे की फजीलत को बयान किया है, जिसमें मुसलमानों पर रोजा को फर्ज किया गया है। जैसे तुमसे पहले के कौम पर रोजा फर्ज किए गए थे। रोजा के माध्यम से लोग परहेजगार बन सके और बुराइयों से बचे। चाहे नबी पाक सहाबा औलिया या आज के समय में भी सभी दौर के रोजा को अल्लाह ने फर्ज किया है। रोजा परहेजगारी का एक बेहतरीन तरीका है। इससे किसी भी समय कोई भी कौम वंचित नहीं है। यही कारण है कि हर दौर में सभी धर्मों के लोगों ने रोजा को किसी न किसी रूप में रख रखा है। इमाम ने कहा कि कुरान में रोजा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। रोजा रखने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है। हम इमाम वालों को चाहिए कि रोजे के मकसद को सामने रखते हुए इस्लाम के 5 फर्ज में से एक रोजा को पाबंदी के साथ जरूर रखे। इस महीने में अधिक से अधिक इबादत करे। नमाज, तारावीह और कुरान की तिलावत अधिक से अधिक करनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यह कुरान मुक़द्दस की आयत शरीफ मैंने तिलावत की है। इस सूरह बकरा दूसरे पारे की आयत शरीफ है, मशहूर आयत है। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने ईमान वालों से मुखातब होकर फरमाया, ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले कौमों पर रोजा फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे तकवा आ जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यह आयत करीमा खास करके शुरू की आयत ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐसा लफ्ज है, ऐसा प्यारा अंदाज है कि जिसे अगर देखा जाए तो ईमान वालों में हर ईमान वाला शामिल हो गया। चाहे वो नबी के दौर का सिद्दीक़ अकबर हो, नबी के दौर का उमर फारूक हो,
नबी के दौर का उस्मान दिन नूरैन हो, नबी के दौर का हजरत अली करमल्लाहु वजह हो, सवालाख सहाबा हो, ताबईन हो, तब ताबईन हो, औलिया अल्लाह हो, मुजद्दिदीन हो, मुफक्किरीन हो, कामिलीन हो, मुकर्रबीन हो, या इस 14 सदी का ईमान वाला हो, या कल का आने वाला कयामत तक का आखिरी उम्मत ईमान वाला हो, इस मुखातब में, इस अंदाज में ये सब के सब शामिल हो गए। ये क्या निराला अंदाज है अल्लाह पाक अपने बंदों से कि ऐ मेरे वो बंदे जो ईमान में दाखिल है, वो हो गए हो, ईमान ले आए हो, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किए गए हैं। अल्लाह पाक जल्ले शानो प्यारे अंदाज से फरमा रहे हैं। और क्योंकि कि रोजा तुम्हारे ऊपर ये फर्ज नहीं कि तुम इसको बोझ समझने लगो, बल्कि रोजा तो एक ऐसी अहम इबादत है, एक ऐसा एक रूहानी ग़िज़ा है, एक नुस्खा है तक़वा हासिल करने का, जिससे पहले किसी भी कौम को महरूम नहीं रखा गया, चाहे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम हो, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत से उनकी जिंदगी में रोजा मिलता है। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में रोजा मिलता है, इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रोजा मिलता है। और यही वजह कि आज भी दुनिया में जितने भी कौम है, जितने भी मजहब हैं, धराइम हैं, हर धर्म में, हर कौम में ये रोजा किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। लेकिन सबका एक रास्ता अलग अलग है, लेकिन मकसद सबका एक है, वो कुर्ब खुदाबंदी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, तकवा हासिल करना, अल्लाह का खौफ पैदा होना। यही वजह है कि एक बंदा कोई गुनाहगार होता है, रोजा अगर नहीं भी रखता है, लेकिन कभी रख भी लेता है अचानक, तो वो फिर कभी तोड़ता नहीं है। वो भूले से भी अपने हलक के नीचे एक कतरा पानी उतारने की कोशिश नहीं करता। छुप करके उसको कोई खाने के लिए कहते तो एक निवालक है, एक दाना का है, एक दाना भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारेगा। नहाते हुए एहतियात करेगा, गुस्ल कर एहतियात करेगा, वुजू के एहतियात करेगा, पानी का खतरा कि हलक से नीचे ना उतर जाए। अगर उसे कहता भी अरे बंदे एक घुट पानी पी लेगा तो भूख से निढाल हो रहा है, भला इससे तेरा क्या जाएगा, कौन देख रहा है? वो गुनाहगार बंदा कहेगा नहीं, अगर दुनिया वाला हमको नहीं देखेगा, लेकिन मेरा खुदा तो मुझे देखेगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एक ओर जहां हर रोज सूबे के विकास की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं का कितना अभाव है, इस बात का अंदाजा आप मधवापुर प्रखंड के खबर से लगा सकते हैं। गौरतलब है कि मधवापुर के उत्तरा चौक पर आज से 8 माह पहले सड़क निर्माण कार्य का साइन बोर्ड लगाया गया। साइन बोर्ड 8 माह पहले लगाने के बावजूद भी अब तक निर्माण कार्य वहां शुरू नहीं किया जा सका। उस साइन बोर्ड पर सड़क निर्माण की राशि तो अंकित है, लेकिन ना ही प्रारंभ तिथि का पता है और ना ही अंतिम तिथि का। 8 माह पहले उत्तरा चौक पर सड़क निर्माण का साइन बोर्ड लगाए जाने के बाद भी आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया। स्टेट हाईवे 75 से पिहवारा को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर प्रस्तावित सड़क बनाने के लिए 37,124,000 रुपए लगाए जाने हैं। स्थल पर सार्वजनिक किया गया योजना विवरणी साइन बोर्ड पर लागत की राशि तो अंकित है, लेकिन कार्य प्रारंभ व समाप्ति तिथि की जगह खाली छोड़ी गई है। लोगों को शक है कि बात पूरी होने पर साइन बोर्ड की खाली जगह में कार्य पूरा होने की तिथि अंकित कर बाद में सड़क ध्वस्त होने की रिपोर्ट कर दी जाएगी। इस तरह लाखों की राशि गोलमाल करने की संभावना लोगों ने जताई है। पिहवारा पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2021 से पहले साइन बोर्ड लगाया गया, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया। सार्वजनिक की गई जानकारियों में आधी अधूरी सूचना को उन्होंने नियम के विरुद्ध बताया है। इस बात से लोगों में असंतोष भी है और नाराजगी भी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए कार्य शुरू कराने की मांग की है। गौरतलब है कि सभी बाढ़ के समय यह सड़क टूट जाती है। कई गांव के लोगों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट जाता है। मैं दीपक कुमार सिंह, पिहवारा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य। मैं आप लोगों को भी जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये पिछले 1 सालों से लगा हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले ये बोर्ड लगा दिया गया कि मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री पथ निर्माण के अनुसार ग्रामीण विकास के द्वारा मुख्यमंत्री सड़क जो है सो ये सड़क जाती है यहाँ से उत्तरा से पिहवारा की ओर 1.5 किलोमीटर यहाँ से जो है सो पिच का जो है सो सर्वे करना है, उसको तैयार करना है।
और विधानसभा चुनाव से पहले इसकी तैयारी करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन अभी तक इस कार्य को सफल नहीं किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द इस पर पहल करे और शुरू करे, क्योंकि यह मुख्य सड़क उत्तरा और टिवाड़ा की जो मुख्य सड़कें हैं, इसमें हमारे पंचायत के जितने भी अदर भी पंचायत के चरौद, कोकन, मुसरा, हरपुर, अमनपुर का यही सड़क है। सबरोली जाने का रास्ता, आवाड़ी जाने का यही एक मार्ग है, जिससे हम लोग बाद में बहुत परेशान हो चुके थे और काफ़ी झेलना पड़ा था। इसलिए अविलंब जल्द से जल्द ये सड़क अगर नहीं बनती है तो दुर्घटना हो गई, किसी प्रकार की क्षति भी हो सकती है, सारी जनता यहाँ परेशानी में आ जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द ये सड़क बननी चाहिए और इस पर पहल करनी चाहिए सरकार की। नमस्कार। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष की स्टाफ नर्स अर्चना कुमारी की कोरोना से हुई मौत। मौत के बाद परिजन व स्टाफ ने जमकर काटा बवाल। मधुबनी जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए बरत रही है बेहद सख्ती। एसडीओ व डीएसपी ने 4 बजे संध्या बाजारों को कराया बंद। दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन की दी सख्त हिदायत। फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में पत्रकारों को भी लगेगा कोविड-19 का टीका। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जारी किया निर्देश। कोविड को लेकर जयनगर अनुमंडल प्रशासन बेहद सख्त। सामग्री की कीमत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए एसडीओ बेबी कुमारी ने दल बल के साथ किराना दुकानों की जांच। लदनिया पीएनबी बैंक में खाता धारकों की भीड़ से कोरोना का बढ़ रहा खतरा। कतार में लगे लोग कोरोना गाइडलाइन से पूरी तरह बेखबर। साहरघाट थाना की पुलिस ने पकरसाम गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। जयनगर के थाना टोला मस्जिद के इमाम मौलाना समीम अहमद ने पवित्र महीने रमजान व रोजा को लेकर की खास बातचीत।
8 माह पहले मधवापुर के उत्तरा चौक पर सड़क निर्माण का साइन बोर्ड लगाए जाने के बाद भी आज तक नहीं शुरू हो सका निर्माण कार्य। अंधराठारी प्रखंड का मरुखिया गांव सूबे के सरकार के सभी दावों का कर रहा पोल खोल। आजादी के 72 वर्ष बाद भी गांव की मुख्य सड़क के बदहाली पर बहा रही है आंसू। मधवापुर में औरा से हनुमान नगर को जोड़ने के लिए सरकारी राशि निकासी के 6 माह बाद भी नहीं बनी सड़क। मनरेगा योजना के लिए ग्रामीणों ने अनियमितता को लेकर जताई नाराजगी। और कोरोना वैश्विक महामारी में आपदा से निपटने के लिए पंडित पंकज झा शास्त्री ने रखे कई उपाय। सूबे के सरकार की माने तो विकास के नाम पर हर घर में बिजली और पानी की तो गंगा ही बहा दी गई है। सड़कें की सारी मूलभूत सुविधा मुहैया करा दी गई है। लेकिन आइए आप अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के मरुकिया गांव, जहां की सुविधाएं सरकार के सभी दावों का पोल खोल रही है। आजादी के 72 वर्ष बाद भी यहां की मुख्य सड़कें बदहाली की आंसू बहा रही है। सूबे में सरकार के द्वारा हर घर बिजली, सड़क व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की गंगा बहा दी गई है। लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां वर्षों से एक सड़क और पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। अंधराठारी प्रखंड का मरुकिया गांव आज सरकार के सभी दावों का पोल खोल रहा है। विकास के नाम पर इस गांव में आजादी के 72 वर्ष बाद भी लोग गांव की मुख्य सड़क बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सरकार के द्वारा सभी वादे को धत्ता बताते हुए इस गांव के लोग 21वीं सदी नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पुराने सदी में अपना जीवन व्याप्त करने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लचर व्यवस्था को लेकर आक्रोश पनप रही है। गौरतलब है कि मरुकिया दुर्गा स्थान से लेकर कबीर चौक तक सड़क की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सड़क पर जल जमाव से लेकर जगह जगह बने गड्ढे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के मुख पर काला धब्बा बना हुआ है। इस सड़क की समस्याओं को लेकर बीते 20 वर्षों से ग्रामीणों, सांसद, विधायक, मुखिया सहित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कई बार गुहार लगाई गई, किंतु सभी लोग अपनी कुंभकर्णी निद्रा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। बहुत दिन से। तो क्या आप लोग वोट किसको देते हैं, क्यों देते हैं? जब इस तरह से माहौल है तो वोट तो सरकार के देखिए। तो क्या किया सरकार, कब से आप? अब सरकार कथी कल के से तो अब अहाँ सब बुझियो। मोदी के दिलिए, नीतीश के दिलिए, तो क्या 15 साल की कते साल लालू के दिलिए। तो क्या हुआ इतना वोट देने के बाद आज भी ऐसा ही स्थिति बना हुआ? आपके घर तक देख रहे हैं कीचड़ भरा सड़क है। कौशल कुमार, ये जो सड़क आपके गांव घर के सामने ये सब बना हुआ है, कब से स्थिति है? लगभग 15 साल से। तो इस संबंध में आप लोगों ने किसी से ये नहीं किया क्या? हम लोग ने बहुत बार कंप्लेन भी किया। तो चुनाव आता है तो उसके 2-4 दिन पहले बोला जाता है बन जाएगा और सब कुछ होने भी लगता है, और फिर चुनाव जहाँ जाता है बस सब खत्म। कोई आता भी नहीं है घूम के इधर देखने के लिए क्या हाल है। बारिश के समय में इतना पानी भर जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत आदमी गिरते भी है इधर, और गाड़ी उड़ी भी ठीक से नहीं जा पाता इस रोड से। सभी परेशान है इस हालत से। आप लोग युवक लोग हैं, मान लीजिए यहाँ का मुखिया जी ये सब सड़क पर ध्यान नहीं देते हैं क्या? यहाँ के मुखिया जी ध्यान देते हैं, पर उनके मतलब जो उनके पक्ष में ये रोड नहीं है, ये मुख्यमंत्री वाला रोड है, तो उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकते, पर उनसे जितना हो सकता है उतना करते हैं। पर अब जो ये विधायक जी को देखना चाहिए, तो वो विधायक जी दो बार से बन रहे हैं, 10 साल हो गए लगभग, तो अब तो मंत्री बन गए, तो अब तो आएंगे भी नहीं इधर। और आए थे फिर तो बाद में बोला गया था, तो बोले थे रोड बनेगा, पर फिर भी यही हालत है, देख रहे हैं आप। बारिश के महीने में क्या होता है आप लोगों को समस्या यहाँ? तो बारिश के महीने में चलना मुश्किल हो जाता है, लोग कोई बीमार पड़ते हैं तो एम्बुलेंस मतलब यहाँ आ भी नहीं पाती है, और कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। इधर से हम लोग जा भी नहीं पाते हैं ठीक से, गिरते भी है बहुत आदमी। या कितना नंबर वार्ड है ये वार्ड नंबर 4 है। 4। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में औरा से हनुमान नगर के सड़क को जोड़ने के लिए सरकारी राशि निकासी आज से 6 माह पूर्व कर ली गई।
लेकिन 6 माह बाद भी सरकारी राशि निकासी करने के बावजूद भी अब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वहीं इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में मनरेगा योजना के अनियमितताओं के खिलाफ काफी आक्रोश दिखा जा रहा है। औरा से हनुमान नगर को जोड़ने के लिए सरकारी राशि निकासी करने के 6 माह बाद भी सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के इस अनियमितता के लिए नाराजगी जताई है। हनुमान नगर के मोहम्मद ताजुद्दीन ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ इंटरनेट साइट से योजना की डिटेल जानकारी प्राप्त की है। उस आधार पर पता चला कि संबंधित रोजगार सेवक द्वारा 6 महीने पहले सरकारी मद के 1,94,970 रुपए की निकासी कर ली गई, फिर भी आज तक सड़क नहीं बनाई गई। प्रवासी मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना से वंचित रखने और उनके जॉब कार्ड पर अवैध तरीके से सरकारी राशि निकासी कर उसका गबन करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ताजुद्दीन ने कहा कि इस मामले की लिखित शिकायत बीडीओ से किए जाने की तैयारी की जा रही है। ये रोड मनरेगा के तहत लास्ट ईयर पास हुआ था, जो औरा से भी जोड़ने वाला एक छड़की पे मिट्टीकरण का कार्य था। छड़की पे मिट्टीकरण दिया था और जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उनको काम देना था, लेकिन ये 5-6 महीने पहले इसका पेमेंट निकाल लिया गया है 1,94,970 रुपये। रोजगार सेवक इसका पेमेंट निकाल के किसी ना वार्ड को पता है ना सचिव को पता है। जब ग्रामीणों ने इसके ऊपर जानकारी निकालना चालू किया, जब नेट से निकाला इसको, तो पता लगा कि इसका पेमेंट तो निकासी हो चुका है वैध तरीके से और दूसरे गांव वाले का जॉब कार्ड इस्तेमाल किया गया इसके निकाले। ब्रह्मपुरी, दुर्गापट्टी, इन लोगों का जॉब कार्ड इस्तेमाल करके पैसे निकाला गया है और ये सिर्फ छड़की है, छड़की पे मिट्टीकरण का कार्य था। लेकिन जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनके पे अभी भी कोई काम नहीं है और वो अभी बैठे में काम के ढूंढ भी रहे, तो वो कह रहे कि काम है नहीं। और इसके ऊपर जब और हंगामा हुआ है, जब हमने एप्लीकेशन तैयार किया, डिटेल निकाला है, तो पैसे तो निकासी हो चुके हैं। हम लोगों ने एक लेटर तैयार करके और बीडीओ साहब को कल हम उसको सौंपने जाएंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना हर तरफ हर किसी को अपने चपेट में लेकर रखा है, लेकिन इन बीते 2 सालों में जो एक बात सामने आई है वो यह है कि आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग नियमित दिनचर्या से खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है और अगर व्यक्ति स्वस्थ हो तो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना बेहद आसान हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं द न्यूज की खास पेशकश, जहां मधुबनी के पंडित पंकज झा शास्त्री ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए व बचने के लिए कई उपाय साझा किए हैं। साथियों, मैं पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूं। आजकल कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। अस्पतालों में कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है। जिसके पास सोर्स है उसको कहीं जगह मिल जाता है, जिसके पास सोर्स नहीं है उसको शायद जगह नहीं मिल पाता है। ऐसे स्थिति में हम छोटा सा उपाय करके कुछ राहत पा सकते हैं। आपको बाजार से मात्र 2 से 3 रुपया का नींबू लेना है। यह नींबू मैंने पहले ही काट करके रखा है। इस नींबू को इस तरह से एक चम्मच में निचोड़ करना है और इसको जो है 1 बूंद इसमें 1 बूंद इसमें नाक में ऐसे करके लेना है। इससे आपको बहुत जल्द राहत मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको इस महामारी से पूर्णतः छुटकारा मिल जाएगा, परंतु इस महामारी में आपको बहुत जल्द राहत मिलेगा। हो सकता है ईश्वर की कृपा से आपको जल्द ठीक भी हो जाए। इस उपाय करने से कोरोना महामारी में यह बहुत जल्द राहत देगा। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि आपको निरंतर अपने चिकित्सक के संपर्क में रहना ही रहना है। यह उपाय जो मैं बता रहा हूं, यह उपाय आपको तत्काल बहुत लाभ देगा। बचे हुए नींबू से रस निकाल करके उसे गर्म पानी में डालना है, उसमें सिंधा नमक डाल करके और इसके बाद गड़गड़ा करना है। इससे
जो है आपको कफ निकलेगा, फेफड़े को राहत मिलेगा। यदि इसके जल को पीते हैं तो पेट के लिए भी लाभदायक है। तीसरा उपाय करना है आपको कि जितना देर हो सके उतना देर आपको नित्य सांस को रोकना है और उसे धीरे धीरे छोड़ना है। यह ऑक्सीजन लेवल को कम नहीं होने देता है, यहां तक कि इसके लेवल को बढ़ाता है। चौथा उपाय करना है आपको जो है नीम के पत्ते का काढ़ा बना लेना है। इसको मैंने पहले से ही तैयार किया है। इसे कप में इस तरह से लेकर के और इसे पी लेना है। मात्र खाली पेट में ही पीना है। इसके बाद क्या करना है, और एक उपाय कि आप अपने घरों में किसी भी इष्ट देवी देवता के नाम से हवन जरूर करें। इसका धुआं जो है वह आयुर्वेदिक होता है। यह धुआं हवा में फैलने वाले विषाणु को रोकता है, कम करता है, नष्ट करता है। सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं कि अपने माध्यम से इस विधि को लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही मैं सरकार से एक और आग्रह करता हूं कि विज्ञान के माध्यम से यह ठोस कदम उठाएं कि आजकल जो मोबाइल टावर जगह जगह जो लग रहे हैं, उस टावर से निकलने वाला रेडिएशन जो है हवा में जहर फैलाता है। आपने देखा होगा कई पक्षी इस रेडिएशन के कारण विलुप्त हो गए। यह मानव जीवन के लिए भी बहुत घातक है। इस कदम को जरूर उठाएं। यह नींबू वाला रस जो मैंने आपको बताया है, इसको करने से आपको तत्काल बहुत राहत मिलेगा। सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, नाक जाम नहीं होगा, सर्दी जुकाम समाप्त होगा। अगर आप अधिक सांस विगत दिनों हरलाखी थाना क्षेत्र के सोनई गांव स्थित सिमली रोड के दोनों तरफ दर्जनों किसानों के दर्जनों एकड़ भूमि को अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। हालांकि इसको लेकर किसानों के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन भी दिया गया है। थाना पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। इस मामले में 45 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है। खिरहर थाना क्षेत्र के सोनई गांव में अतिक्रमणकारियों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सीओ एवं थानाध्यक्ष के चेतावनी के बावजूद असामाजिक तत्वों ने किसानों के जमीन पर कब्जा करना बंद नहीं किया है। अतिक्रमणकारियों ने गांव के किसानों का अब तक करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं गांव में दो पक्षों में तनाव का माहौल है। इस मामले को लेकर किसान रजनीश झा, श्याम नारायण शुक्ल, किशोरी शरण शुक्ल, रविंद्रनाथ झा, ब्रजभूषण झा समेत दर्जनों किसानों ने एसडीओ बेनीपट्टी, डीएम मधुबनी समेत कई वरीय पदाधिकारियों को पत्राचार कर न्याय की गुहार लगाई है। किसानों ने बताया कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम किसानों के निजी भूमि पर कब्जा करवाया जा रहा है। हम लोग भयभीत होकर उस भूमि पर नहीं जा रहे हैं। कहा कि प्रशासन जल्द अतिक्रमण मुक्त नहीं की तो मामला गंभीर हो सकता है और लोगों के जान माल का खतरा भी हो सकता है। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि करीब 45 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई की गई है। साथ ही उस भूमि पर 144 लागू किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गौरतलब है कि सोनई गांव स्थित सिमली रोड के दोनों तरफ दर्जनों किसानों का दर्जनों एकड़ जमीन है, जहां शनिवार को करीब 30 बीघा जमीन पर लाल झंडा गाड़कर असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर लिया। इससे पहले सभी अतिक्रमणकारी कोशी नहर पर अवैध कब्जा करके घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन कोशी नहर का उराही के दौरान सभी को वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने किसानों के भूमि को अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। वहीं किसानों का कहना है कि एक भी अतिक्रमणकारी भूमिहीन नहीं है, सबका गांव में घर है, बावजूद उन लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। बहरहाल अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। तो भविष्य में कहीं बगल की घटना के तरह यहाँ भी घटना न हो जाए, इसलिए हम सारे जवाबदेही इसके बाद प्रशासन की होगी। हम लोग जो हैं वो एक छोटे से किसान हैं, 2 बीघा 1 बीघा
10 कट्ठे वाले हैं, और जो लोग जमीन पर अतिक्रमण करने जा रहे हैं वो लोग भी उससे हम लोगों से बराबर में है, हम लोग के बराबर के में। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार झा, मेरे पिताजी का नाम चंद्रकांत झा, और मैं भी वहाँ का केवलदार हूँ। यानी कुल मिलाकर के जो अतिक्रमणकारी है उनका खुद का भी जमीन बहुत सारा है जी, बावजूद भी दूसरे के जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उसके पास 2 मंजिल की मकान है, सारे के लड़के बच्चे सब कमा खटा के हम लोगों से कहीं भी अच्छे स्थिति में है वो लोग, और फिर भी वो लोग जो है सो चाह रहा है कि कब्जा करें। क्या है अब रोड के साइड में जो भी जमीन है, जिसका जमीन है, जिसका निजी है, कोई जाति कोई पाति नहीं होके जनरल लोगों का जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। कितने जमीन पर लगभग कब्जा किया गया अभी तक? लगभग हम लोग तो वहाँ प्लॉट पर नहीं गए हैं, लेकिन अब जैसे सुनने में मिल रहा है कि लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, हो गया है। किन किन लोगों की जमीन है उसमें? सभी लोग हैं, राम जाति से हैं, पासवान से हैं, केवट से हैं, भूमिहार से हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, लोहार हैं, सभी जाति के लोग केवला के हो, और सभी जाति के लोग का जमीन अतिक्रमण हो रहा है। अब आप जो किसान लोग हैं वहाँ पर जाकर उनको माना नहीं करते हैं? जाकर हम एक बार गए थे, हमको खदेड़ दिया गया, हमको वहाँ से भगा दिया गया। प्रशासन के पास हम लोग गुहार लगाते हैं। तो जमीन किस तरह की जमीन है जिस पर कब्जा किया जा रहा है? देखिए वो जमीन जो है वो किरण शाही छोटे प्रसाद सिंह की पुत्री हैं, जिनके नाम से ये देखिए ये खतियान है, जो किरण शाही के नाम से खतियान है, और इन्हीं से किरण शाही अभी भी वर्तमान में हैं, मौजूद हैं, वो बाहर रहती हैं। इन्हीं से हम लोग केवाला के रूप में प्राप्त किए हुए हैं, और उसमें हम सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, दर्जनों केवलदार हैं जो है इसमें। सभी हैं, पासवान जाति से हैं, राम जाति से हैं, दास जाति से हैं, ब्राह्मण हैं, शुक्ल हैं, मतलब बहुत ही ऐसे जाति हैं जो से इसमें हैं। और क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो यह साजिश है सर, 100%। यह पंचायत चुनाव नजदीक आने वाला है। यह साजिश के तहत कुछ लोगों को, जो कुछ गुमराह व्यक्ति हैं और असामाजिक जो तत्व हैं, वो चाह रहे हैं कि इस भोली भाली जनता को गुमराह करके और उसको एक भीड़ का रूप देके और उस पर अतिक्रमण करवाया जाए। इसके पीछे मात्र 5, 7 या 10 जो हम लोग दिए हैं एप्लीकेशन में, वही लोग हैं जो उस भीड़ को उकसा रहे हैं। बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लोग को लोभ है कि हो सकता है सब जमीन हमारा हो जाएगा, वो लोग कर रहे हैं। परिचय बताइए अपना। मैं रजनीश कुमार झा, यहाँ सलाहकार भी हूँ, किसान का सलाहकार भी हूँ, और मैं उसमें केवलदार भी हूँ। मेरे पिताजी के नाम से केवाला है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कोरोना से बदहाल स्थिति के बीच राजनगर से खबर सामने आई है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी गांव में कोरोना से रक्षा के लिए नवाह संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन शुरू किया गया है। गौरतलब है कि इस आयोजन से पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कोरोना महामारी से लोगों की रक्षा के लिए राजनगर के गोढ़ियारी गांव में नवाह संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन किया गया है। नवाह महायज्ञ से गोढ़ियारी गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वीर पवनसुत जय हनुमान गौरी शंकर सीताराम के जाप से चारों दिशाएं गूंज रही है। सुबह शाम आरती के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु वहां पहुंचकर माहौल को और भक्तिमय बना रहे हैं। कीर्तन मंडली के सदस्य सूर्य नारायण यादव, द्वारिका प्रसाद यादव, ब्रह्मदेव राय, शिव सहनी, ललित सहनी, शिवदास, शिव नारायण सहनी, तेतर सहनी, राजकुमार सहनी के द्वारा प्रस्तुत कीर्तन में भक्त सराबोर हो रहे हैं। अलग अलग कीर्तन मंडली टीम भी संकीर्तन के लिए गोढ़ियारी पहुंच रहे हैं। युवा महायज्ञ में तन मन से अपना सहयोग कर रहे हैं। गांव में इस तरह के आध्यात्मिक आयोजनों से संस्कार का अलख जगता है। अधिवक्ता रामशरण साह, शिक्षक संदीप यादव, रामबाबू सहनी ने बताया कि कोरोना महामारी से ग्रामीणों की रक्षा के लिए नवाह संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।